गुड मॉर्निंग बेटा। ऑनलाइन गुड मॉर्निंग। एक बार रिवाइज करें आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले। आप रजिस्टर देखते रहना, मैं रिवाइज कराता हूं बेटा। वर्ल्ड वाइड टैक्सेशन की दो ब्रांचेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। एक टैक्स डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये डिपेंड करता है कि हम अपनी टैक्स लायबिलिटी शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं। अगर हम अपनी टैक्स लायबिलिटी दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, टैक्स इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। अपनी टैक्स लायबिलिटी अगर दूसरे पर्सन के ऊपर हम शिफ्ट कर सकते हैं, टैक्स इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। नेचर ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। इसका मतलब बेटा इनकम बढ़ने के साथ आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी। नेचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। इसका मतलब टैक्स लायबिलिटी रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। डायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन पर्सन, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, इनके ऊपर लगते हैं बेटा डायरेक्ट टैक्स। वाइल इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स और सर्विसेज। डायरेक्ट टैक्स क्योंकि खुद बर्डन मेरे ऊपर है, मैं कोशिश करता हूं बेटा कि डायरेक्ट टैक्स किसी तरीके से बचा जाऊं, तो डायरेक्ट टैक्स में हायर टैक्स इवेजन। इनडायरेक्ट टैक्स में भी नो डाउट बेटा टैक्स इवेजन है, पर एज कंपैरिजन टू डायरेक्ट टैक्स लेसर टैक्स इवेजन। डायरेक्ट टैक्स का टैक्सेबल इवेंट बेटा इनकम अर्न करना। इनडायरेक्ट टैक्स का टैक्सेबल इवेंट बेटा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। डायरेक्ट टैक्स एग्जांपल इनकम टैक्स, वेटेज 50 मार्क्स है बेटा। इनडायरेक्ट टैक्स एग्जांपल अगेन आपके बेटा 50 मार्क्स। जीएसटी 30 मार्क्स के एमसीक्यू रहते हैं बेटा, 30% कर लेना। 50 मार्क्स का अगर इनकम टैक्स है तो 30%, 15 नंबर के एमसीक्यू, 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव। जीएसटी 50 नंबर के बेटा, 30%, 15 नंबर के एमसीक्यू, 35 मार्क्स का बेटा आपका सब्जेक्टिव। फिर इसके बाद स्टार्ट किया था बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जितने भी लॉज हम पढ़ते हैं, लेबर लॉ, सिविल लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, टैक्सेशन लॉ, कंपनी लॉ, ये सारे के सारे डिराइव होते हैं बेटा आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द मदर ऑफ ऑल लॉज। उसका एक आर्टिकल है आर्टिकल 245। 245 बोलता है बेटा लॉ बनाने की पावर केवल पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। फिर इसका आर्टिकल है 265, यहां से स्टार्ट होता है, नो टैक्स ऑफ एनी काइंड शैल बी लेवी और कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को बोल रहा है आप किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं लगा सकते जब तक आपके पास लॉ मेकिंग पावर नहीं होगी। लॉ मेकिंग पावर कहां दे रखी है बेटा? आर्टिकल 246 रेड विथ 7 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे इसको खोल के देखते हैं 3 लिस्ट नजर आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। सबसे पहला बेटा आपका यूनियन लिस्ट। हर वो मैटर जो यूनियन लिस्ट में होते हैं, लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। टोटल नंबर ऑफ मैटर 97। सेकेंड लिस्ट होती है बेटा अपने पास स्टेट लिस्ट। हर वो मैटर जो स्टेट लिस्ट में है, लॉ बनाने की पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास। स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगी एप्लीकेबल टू दैट पर्टिकुलर स्टेट और एप्लीकेबल टू टोटल नंबर ऑफ मैटर बेटा 66। तीसरी लिस्ट होती है बेटा अपने पास कंकरेंट लिस्ट। हर वो मैटर जो कंकरेंट लिस्ट में है, लॉ बनाने की पावर दोनों के पास, पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है पूरे इंडिया के ऊपर, स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है अपने पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर। टोटल नंबर ऑफ मैटर है बेटा इसमें 47। टैक्सेशन का कोई भी मैटर कंकरेंट लिस्ट में नहीं है। टैक्सेशन के मैटर या तो बेटा यूनियन लिस्ट में या टैक्सेशन के मैटर आपके स्टेट लिस्ट में है। टैक्स के मैटर पिक करो, यूनियन लिस्ट, एंट्री नंबर 82, टैक्स ऑन इनकम। इनकम टैक्स की बात कर रहा है अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम क्यों छोड़ दिया बेटा? वो स्टेट लिस्ट का मैटर है एंट्री नंबर 46 में। फिलहाल एंट्री नंबर 82, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। 83, कस्टम ड्यूटी। इंडिया से या इंडिया में अगर गुड्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगा उस टाइम लगती है बेटा आपकी कस्टम ड्यूटी। 84, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन 6 गुड्स विच इज मैन्युफैक्चर इन इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगती है, मैन्युफैक्चर के ऊपर लगती है, 6 गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगती है, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, एयर टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैसेज और आपका टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट। जो पहले 5 है इनको बोलते हैं बेटा पेट्रो प्रोडक्ट।
पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, एयर टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैसेस, इनको बोला जाता है पेट्रो प्रोडक्ट। आपका बेटा नेक्स्ट आर्टिकल 92B, एंटी 92B कंसाइनमेंट टैक्स, सिलेबस में नहीं है। 92C सर्विस टैक्स, याद कर लेना, पर आज के टाइम अबॉलिश हो चुकी है, सारा का सारा जीएसटी के बकेट में आ गया। एंट्री नंबर 97, हर वो मैटर जो ना तो यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, ना कंकरेंट लिस्ट में है, फ्यूचर में अगर इसके ऊपर कोई कानून बनाना पड़ गया तो कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास आ जाएगी, यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 97 में। नेक्स्ट इसके बाद पढ़ाई थी बेटा मैंने आपको स्टेट लिस्ट, इसमें तीन ही याद करने हैं आपको। स्टेट लिस्ट बेटा आपका सबसे पहला एंट्री नंबर 46, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। एंट्री नंबर 51, स्टेट एक्साइज। स्टेट एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग किसके ऊपर बेटा आपकी, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ENA, ओपियम, इंडियन हेम्प, नारकोटिक्स एंड ड्रग्स अदर देन टोबैको। उसके बाद बेटा एंट्री नंबर 54, ये इकट्ठा पढ़ना 92A यूनियन लिस्ट की और स्टेट लिस्ट की बेटा एंट्री नंबर 54। 7 गुड्स अगर इंट्रा स्टेट सेल होंगी वैट लगेगा, अगर इंटर स्टेट सेल होगी बेटा CST लगेगा। 7 गुड्स के नाम क्या क्या थे बेटा, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, एयर टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैसेस, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड ENA। ये हो गया था बेटा। इसके बाद स्टार्ट किया बेटा GST, ना तो यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में, ना कंकरेंट लिस्ट में है। GST का आर्टिकल ही अलग से है, आर्टिकल 246A, दोनों के पास पावर है, पार्लियामेंट भी इसके ऊपर बेटा GST लगाती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी इसके ऊपर GST लगाती है। नेक्स्ट इसके बाद गुड्स वाइज लिया था बेटा, सबसे पहली गुड्स ली थी हमने कौन सी, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मैन्युफैक्चर के ऊपर क्या लगेगा बेटा, स्टेट एक्साइज प्लस वैट या CST। अदर देन मैन्युफैक्चर बेचेगा उसके ऊपर लगेगा बेटा आपका वैट या CST। GST इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। GST 7 गुड्स पे नहीं लगती, उसके अलावा सब पे लगती है बेटा। 7 के नाम याद कर लेना, 7 कौन कौन सी हैं बच्चे, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ENA और पेट्रो प्रोडक्ट। इन 7 को बोला जाता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। वो सप्लाई जो GST के दायरे से बाहर है उसको बोलते हैं बेटा हम नॉन टैक्सेबल सप्लाई। एनी हाउ गुड्स वाइज चल रहे थे बेटा। फिर उसके बाद मैंने लिया था 5 पेट्रो प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, एयर टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैसेस। मैन्युफैक्चर बेचेगा तो सेंट्रल एक्साइज प्लस CST या वैट। अदर देन मैन्युफैक्चर बेचेगा तो बेटा CST या वैट GST के दायरे से बाहर है। नेक्स्ट इसके बाद लिया था बेटा टोबैको। टोबैको अगर मैन्युफैक्चर बेचेगा सेंट्रल एक्साइज लगेगी और इसके ऊपर GST चार्ज होगी। अदर देन मैन्युफैक्चर बेचेगा बेटा GST इसके ऊपर चार्ज होगी। इंडियन हेम्प, ओपियम, नारकोटिक्स एंड ड्रग्स अदर देन टोबैको। मैन्युफैक्चर बेचेगा बेटा इसके ऊपर स्टेट एक्साइज प्लस GST चार्ज होगी। अदर देन मैन्युफैक्चर बेचेगा GST इसके ऊपर चार्ज होगी। इसके अलावा एनी अदर गुड्स GST के दायरे में, सर्विसेज A to Z GST के दायरे में आती हैं। फिर इसके बाद स्टार्ट किया था बेटा अपना बेसिक गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पॉइंट फॉर्म में लिया था। एक एक पॉइंट स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं। पॉइंट नंबर 1 GST गवर्न बाय आर्टिकल 246A। पॉइंट नंबर 2 GST लगाने की पावर दोनों के पास है, पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर। पॉइंट नंबर 3 GST टैक्स है बेटा, ड्यूटी नहीं है। डिफरेंस ये होता है जहां टैक्सीबिलिटी के मल्टीपल रेट होते हैं वहां बोलते हैं ड्यूटी, जहां टैक्सीबिलिटी के सिलेक्टेड रेट होते हैं वहां बोला जाता है बेटा आपका टैक्स। तो GST क्या है बेटा आपका टैक्स है। वेरियस रेट्स ऑफ GST आर 0%, 5%, 18%, 28% एंड 40%। प्रैक्टिकल लाइफ में किसके ऊपर 0 है, किसके ऊपर 12, 18 है, किसके ऊपर 28 है, ये अपना मैटर नहीं है। अपने को रेट याद करने हैं बेटा, 5 रेट हैं, 0%, 5%, 18%, 28% एंड 40%। इन रेट्स को GST रेट भी बोलते हैं, टैरिफ रेट भी बोलते हैं। इसके अलावा बेटा कुछ स्पेसिफिक आइटम के नाम मैंने आपको बताए थे। 0% जिसका मैथमेटिकल रेट 0% है, इसको लॉ में बोला जाता है नील रेटेड सप्लाई। एक होता है जीरो रेटेड सप्लाई, इंग्लिश ZERO। 2 टाइप की सप्लाई को बोला जाता है जीरो रेटेड सप्लाई। नंबर 1 या तो हम एक्चुअल एक्सपोर्ट कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, या नंबर 2 हम SEZ यूनिट को क्या कर रहे हैं बेटा, सर्विसेज या गुड सप्लाई करते हैं। इन 2 टाइप की सप्लाई को बोला जाता है जीरो रेटेड सप्लाई। फिर एक स्पेसिफिक सप्लाई पढ़ाई थी बेटा मैंने, एग्जम्प्टेड सप्लाई। एग्जम्प्ट वही होता है, थंब रूल है टैक्सेशन का, जो कहीं ना कहीं क्या है बेटा आपका टैक्सेबल है। तो एग्जम्प्टेड सप्लाई क्या होगी,
वो सप्लाई जिसका अपना कोई टैरिफ रेट तो है, 5, 18 आपका बेटा 40% टैरिफ रेट तो है, पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू इसको क्या कर देती है, एग्जाम्प्ट करती है। उसको लगता है ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, इसके ऊपर जीएसटी माफ करना चाहिए, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इश्यू करके जीएसटी क्या कर रही है, माफ करती है। दिल्ली मेट्रो बेटा आपका जीएसटी क्या कर रखा है, गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट कर रखा है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जाम्प्टेड सप्लाई। रेट तो है पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू क्या कर देती है, एग्जाम्प्ट कर देती है। अगर मैं बोलूं एग्जाम्प्टेड सप्लाई का मीनिंग क्या है, तो मीनिंग तो ये है जिसका कोई रेट है पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू क्या करती है बेटा, एग्जाम्प्ट करती है। और अगर मैं बोलूं डेफिनेशन ऑफ एग्जाम्प्टेड सप्लाई, वो थोड़ी वाइडर है। डेफिनेशन में 3 चीजें आती हैं। एग्जाम्प्टेड सप्लाई तो है ही एग्जाम्प्टेड बेटा, नील रेटेड भी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी, नॉन टैक्सेबल भी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। फिर सप्लाई अगर मैं टोटल बोलूं, मैंने टोटल 2 कैटेगरी बनाई थी सप्लाई की, टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। डायग्राम में आओ तो अब रिवाइज होगा बेटा। नॉन टैक्सेबल सप्लाई आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी 8% कितनी चीजें हैं बेटा, 7, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एएनए एंड पेट्रो प्रोडक्ट। टैक्सेबल सप्लाई 4 टाइप की होती है बेटा। नंबर 1 आपका नील रेटेड सप्लाई जिसका मैथमेटिकल रेट 0 है। नंबर 2 जीरो रेटेड सप्लाई, या तो एक्सपोर्ट है या सप्लाई टू एसईजेड है। नंबर 3 बेटा आपका एग्जाम्प्टेड सप्लाई जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जाम्प्ट करती है। और चौथी थी बेटा चार्जेबल सप्लाई जिसके ऊपर हमें जीएसटी जमा कराना होता है। तो याद रखना एग्जाम्प्टेड, नील रेटेड, जीरो रेटेड, ये सब किसका पार्ट है बेटा, टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट होता है। नेक्स्ट इसके बाद बेटा फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी 1954। फ्रांस याद कर लेना, 1954 याद कर लेना, एमसीक्यू में परेशान करते हैं बेटा ये। इंडिया में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था बेटा 1 जुलाई 2017, एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। इंडिया मीन्स व्हाट, जो लैंड मास है वो तो इंडिया है, 28 स्टेट ये आपका बेटा इंडिया है, 3 यूनियन टेरिटरी अलग से, 7 यूनियन टेरिटरी अलग से, सारा का सारा इंडिया है जो लैंड मास है। इवन भारतीय जल सीमा में 200 नॉटिकल माइल्स तक अगर चले जाएं वो भी इंडिया की डेफिनेशन में काउंट होगा। पहले 200 नॉटिकल माइल को बोलते हैं बेटा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एरिया बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल इज नोन एज हाई सीज। इंडिया की डेफिनेशन कहां तक है, अप टू 200 नॉटिकल माइल। तो इसमें भी अगर कोई सप्लाई होगी 200 नॉटिकल माइल तक जीएसटी के दायरे में आएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट इसके बाद लिया था बेटा कौन कौन से टैक्सेस हैं जो जीएसटी में आपके सब्स्यूम्ड हुए हैं। इसमें से आता है एग्जाम में बेटा, मैंने गुड्स के अलग लिए थे, सर्विसेज के अलग। रिवाइज करते हैं तेजी से साहब। गुड्स पहले 4 अलग कर लेना, वैट, सीएसटी, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स। फिर 4 टाइप की एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी ऑन टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल, एक्साइज ड्यूटी ऑन टॉयलेट एंड मेडिकल प्रिपरेशन, एक्साइज ड्यूटी ऑन बेटा आपका गुड्स ऑफ स्पेशल इंपोर्टेंस, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। 2 टाइप की कस्टम ड्यूटी मर्ज हुई है बेटा, काउंटर वेलिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1) ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी बेटा अंडर सेक्शन 3(5) ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, और आखिरी में इनके ऊपर लगने वाले सरचार्ज एंड सेस, ये मर्ज हुए हैं बेटा। इसके बाद सर्विसेज के कौन कौन से मर्ज हुए हैं, सर्विस टैक्स मर्ज हो गया, लग्जरी टैक्स आपका मर्ज हो गया, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर मर्ज हो गया, टैक्सेस ऑन बेटिंग, गैम्बलिंग एंड लॉटरी मर्ज हो गया। इसके बाद बेटा आपका साहब एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स लेवी बाय स्टेट गवर्नमेंट, यह आपका मर्ज हुआ है। और आखिरी में इनके ऊपर लगने वाले सरचार्ज एंड सेस। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन फॉर्म में लिया था बेटा मैंने, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, क्या कारण था कि हमें जीएसटी लाना पड़ा। इसको ये भी बोल सकते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम। सबसे पहला ड्रॉबैक बेटा सारी चीज मल्टीपल थी, मल्टीपल टैक्सेशन था, मल्टीपल अथॉरिटी थी, मल्टीपल फाइलिंग ऑफ रिटर्न थी, मल्टीपल ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, सारे काम ही क्या थे बेटा मल्टीपल, जिसके कारण बेटा हमारी हायर अकाउंटिंग कॉस्ट होती थी, जिसके कारण आपका क्या होता था कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स के ऊपर क्या लगता था टैक्स चार्ज होता था। एग्जाम्पल दिया बेटा मैन्युफैक्चरर ने, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे क्या दे दिया एक्साइज, वो एक्साइज को जोड़ के जो प्राइस आता था उसके ऊपर क्या चार्ज होता था वैट या जीएसटी, वैट या सीएसटी, वो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। इस कॉन्सेप्ट को बोलते थे कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट के कारण क्या होता था बेटा हायर
प्राइस। सिस्टम वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिस, क्योंकि इंडिया में आ रहे हैं, JNK में कानून अलग चल रहा है, केरला में अलग चल रहा है, जबकि बाहर का इन्वेस्टर इंडिया में आ रहा है, किसी स्टेट में नहीं आ रहा। और लास्ट आपका था बेटा, गुड्स और सर्विसेज के क्राइटेरिया प्रॉपरली डिफाइन नहीं थे, पता नहीं चलता था पर्टिकुलर चीज गुड्स है या पर्टिकुलर चीज सर्विस है। स्टेट गवर्नमेंट कह रही है गुड्स है वैट लगा दो, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स लगा दो। रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया था बेटा मैंने आपको, दोनों लगते थे उसके ऊपर, वैट भी चार्ज होता था, सर्विस टैक्स भी चार्ज होता था। और सबसे बड़ी जो मेजर कमी थी, बाकी सब तो किताबी है, ये प्रैक्टिकल थी, इनपुट टैक्स क्रेडिट वाज नॉट प्रॉपरली अलाउड। इस पे टाइम लगाओ। व्हाट डू यू मीन बाय ITC? फुल फॉर्म मत बताना। ITC क्या होता है? लेमैन की लैंग्वेज, बिल्कुल रफ लैंग्वेज में, परचेज के टैक्स को हम सेल के टैक्स से क्या कर सकते हैं बेटा? सेट ऑफ कर सकते हैं। इस सेट ऑफ करने को बोला जाता है आपका बेटा इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार मत समझ लेना, नाम है ये। ITC परचेज का टैक्स सेल के टैक्स से क्या कर लो? सेट ऑफ कर लो। सेट ऑफ इज नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। पुराने लॉ में बेटा सेट ऑफ मिलते थे पर रिस्ट्रिक्टेड होते थे। वैट से सेट ऑफ होता था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से सेट ऑफ हो रही थी, आपका सर्विस टैक्स से क्या हो रहा था? सेट ऑफ हो रहा था। वैट सर्विस टैक्स से नहीं होता था, ऊपर करके दिखाया था बेटा, सर्विस टैक्स वैट से नहीं होता था, क्योंकि एक स्टेट का मैटर है, एक सेंट्रल का मैटर है। ये सारी दिक्कत किस में खत्म हो गई? GST, क्योंकि परचेज के ऊपर भी GST, सेल के ऊपर भी GST बेटा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? सेट ऑफ हो जाएंगे। आई थिंक यहां तक हुआ था। करें आज की क्लास स्टार्ट? एडवांटेज लिख लो बेटा, एडवांटेज ऑफ GST। ड्रॉबैक्स को उल्टा करना शुरू कर लो, अपने आप आ जाएगा। लिखना मत, पहले डिस्कस करो। पहली ड्रॉबैक क्या थी? मल्टीपल टैक्सेशन, मल्टीपल अथॉरिटी, मल्टीपल रिटर्न, मल्टीपल ड्यू डेट। पहले एडवांटेज बोलो, पहले बोलो फिर लिखना। सिंगल क्या है बेटा? आपका टैक्स है, सिंगल अथॉरिटी है, सिंगल रिटर्न है, सिंगल पेमेंट ऑफ टैक्स एटसेट्रा। लिख दो, हेडिंग डाल देना, एडवांटेज ऑफ GST, मेरिट्स ऑफ GST। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे सर। दोनों चीज चल रही है भाई, एक चीज बोलना, लाइक या इंडो में आया वेस्टर्न में आ। अच्छा वो छूट गया, GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। आखिरी में लेता हूं बेटा, पर पूछा है तो चलो बता दूं। GST डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इसका क्या मतलब होता है बेटा? रेवेन्यू उस गवर्नमेंट के पास जाएगा जहां गुड्स या सर्विसेज की मूवमेंट टर्मिनेट होंगी। रेवेन्यू उस गवर्नमेंट के पास जाएगा जहां गुड्स या सर्विसेज की मूवमेंट क्या होंगी बेटा? टर्मिनेट होंगी। D ऑफ दिल्ली, इसने माल बेचा M ऑफ मुंबई को, तो यहां पर डेस्टिनेशन क्या है बेटा? आपका मुंबई। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जाएगा। तो गुड्स कहां टर्मिनेट होती हैं, सर्विसेज कहां टर्मिनेट होती हैं, ये पता लगाएंगे प्लेस ऑफ सप्लाई के थ्रू। चलो वापस आओ, एडवांटेज लिखो। लिख दी पहली? क्या लिखी है? सिंगल टैक्स, सिंगल अथॉरिटी, सिंगल आपका रिटर्न, सिंगल पेमेंट ऑफ टैक्स एटसेट्रा, सब कुछ सिंगल है। जब सब कुछ सिंगल है बेटा, तो रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। टैक्स ही एक है GST, तो टैक्स के ऊपर टैक्स तो लगेगा ही नहीं। तो सेकंड, रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। समझ आ रहा है? मैं लिखूं? उसे लिखा हुआ भी कौन सा समझ में आता है? लिखो अपने आप। सही बात, नालायक बेइज्जती कर रहा है। मैं तो बेटा इस राइटिंग में 3 डिग्री ले गया, CA CS CM में, 13 में देखता हूं, तो इंटर से तो बाहर निकल एक बार। चलो वापस आओ। पहला लिखा बेटा आपने सिंगल टैक्सेशन एटसेट्रा, दूसरा रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट, तीसरा लेसर अकाउंटिंग कॉस्ट। एडवांटेज लिख रहे हैं तो बेटा भर भर के लिखो, खूब बड़ाई करो। प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटिंग कॉस्ट बढ़ गई, पर एडवांटेज है ना बेटा,
लिखेंगे हाँ जी लेसर आपके अकाउंटिंग कॉस्ट, क्योंकि मल्टीपल टैक्स तो है ही नहीं, मल्टीपल अकाउंटिंग तो करनी नहीं, केवल जीएसटी की करनी है, तो लेसर अकाउंटिंग कॉस्ट। गुड्स वर्सेस सर्विस क्राइटेरिया प्रॉपरली डिफाइन, सैपा ही नहीं है, गुड्स को डिफाइन कर दिया, सर्विस बोल दिया, एनीथिंग अदर देन गुड्स, झगड़ा ही नहीं होगा। गुड्स वर्सेस सर्विस क्राइटेरिया प्रॉपरली डिफाइन। कैप्स में लिखना, आईटीसी प्रॉपर अलाउड, पूरा सेंटेंस कैप्स में लिखना है। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रॉपरली अलाउड। बहुत हैं इतने हैं। सिस्टम इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिस लिख दो। सिस्टम इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिस। दोबारा बोलता हूं, आपने लिखा है बेटा सिंगल टैक्सेशन, सिंगल रिटर्न एटसेट्रा, रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट, lesser accounting cost, goods and services properly defined, ITC proper allowed, system in accordance with international trade practice। ये है बेटा लास्ट क्लास तक का। इससे पहले मैं आज की क्लास स्टार्ट करूं, कोई भी क्वेरी, कोई भी पॉइंट रिपीट करना हो, कुछ भी ऑनलाइन बेटा, अमित कुमार लेसर सेलिंग प्राइस लिख ले बेटा। करें आज की क्लास स्टार्ट। हेडिंग डालो, हाउ डज सिस्टम ऑपरेट अंडर जीएसटी। पूरा एक कंप्लीट पेज लेना बेटा, फ्रेश पेज, एक टेबल बनेगी, हेडिंग हाउ डज, रजिस्टर के ऊपर पेज नंबर डाल रहे हो, पेज नंबर, लेक्चर नंबर, डेट भी डाल दिया करो। How does system operate under GST? इस पे लगाते हैं 1-1.5 घंटा। दिक्कत लगे रोकना, पर पहले मुझे कंप्लीट करने देना, बीच में टोका टाकी मत करना। सर इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिस वाला पॉइंट आगे तो लिख भाई, क्या है इसका मतलब, बताऊं क्वेरी है या बता रहा है, पूछ रहा है, सेंटेंस तो पूरा कर नालायक। चल उसको छोड़, पहले इस पे ध्यान दे। जीएसटी के रेट 0%, 5%, 18%, आपका 40%। कोई भी एक रेट ले रहा हूं मैं, मान लो 5%। चलो अब पूरा पेज यूज कर लेना, एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखना और राइट में स्पेस बचा के रखना, वो कहीं खुला खुला लिख के पूरा पेज ही भर दो। चलो जी, सिस्टम चलता है कैसे है, मैन्युफैक्चर से शुरू होते हैं। मैन्युफैक्चर बेच रहा है बेटा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर बेच रहा है होलसेलर को, होलसेलर बेच रहा है रिटेलर को, रिटेलर बेच रहा है एंड यूजर को। सिस्टम चलता है कैसे जीएसटी में, उसको देखते हैं। लिख रहे हैं आप साथ साथ, मैन्युफैक्चरर, एक्सट्रीम लेफ्ट, या तो मुझे देख लो एक बार 5-7-10 मिनट के लिए। चलो जी, मैन्युफैक्चरर, इसने एक आर्टिकल बेचा, सेल प्राइस 1 लाख रुपए का। क्या जीएसटी लगेगा? यस। किस रेट से? 5% के हिसाब से। 5% किसका? 1 लाख का। टोटल सेल प्राइस
टोटल सेल प्राइस 1,05,000 डिस्ट्रीब्यूटर ने सॉरी मैन्युफैक्चरर ने किसको बेच दिया? डिस्ट्रीब्यूटर को। एक बार देख लो बेटा कि कैसे लिखना है, कहीं काटा पीटी ना हो जाए। सामने स्क्रीन पे देखते रहो, मेरे क्वेश्चन के आंसर देते रहो। मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर से कितना रिकवर करेगा? 1,00,000 या 1,05,000? 1,05,000। इनडायरेक्ट टैक्स है, बर्डन सामने वाले के ऊपर जाएगा बेटा, उसमें उसका अपना कितना है? 1,05,000 किसको जमा कराएगा? गवर्नमेंट को। जमा करवाने का तरीका देख लो बेटा। लॉस एज बता, सेल के ऊपर जीएसटी कितनी है? जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। मत लिख बेटा, मैं लिखवाऊंगा, कसम है मुझे, ध्यान तो दे एक बार, नहीं फिर काटा पीटी होगी। लॉस एज ये बता, आउटवर्ड सप्लाई। सेल सेल ना बोल के हम भी लोग क्या डाल लेते हैं, आउटवर्ड सप्लाई। चल बता, आउटवर्ड सप्लाई पे कितना टैक्स है? 5,000। लॉस एज माइनस कर दे, क्या परचेज के ऊपर कोई टैक्स देके आया है? जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई। दुनिया वाले किस नाम से बोलते हैं इसको? अरे इनपुट टैक्स क्रेडिट। इंफॉर्मेशन नहीं है, कहीं से तो स्टार्ट करना था ना मुझे। मैन्युफैक्चर की इंफॉर्मेशन नहीं है, होती तो क्या कर देता बेटा? माइनस कर देता। इसको बोलते हैं नेट जीएसटी लाइबिलिटी। कितने? 5,000। कब तक जमा करवाते हैं? अगले महीने की 20 तारीख। एक्चुअल बता रहा हूं, अगले महीने की 20 तारीख तक। तो सिस्टम ऐसे चलता है बेटा, आउटपुट सप्लाई माइनस इनपुट सप्लाई। आउटपुट के टैक्स में से इनपुट का टैक्स माइनस कर दो, बाकी जो बच गया अगले महीने की 20 तारीख तक जमा करवा दो। अब आपको ऐसे लिखना है, अपना देख लो पेज कैसे यूज करोगे। लिखो, कोई भी एक आर्टिकल है बेटा जिसका रेट 5% है, मैन्युफैक्चरर से लेके रिटेलर तक पहुंचेंगे, एंड यूजर तक। मैन्युफैक्चरर ने 1,00,000 का आर्टिकल बेचा, 5% जीएसटी, टोटल 1,05,000। मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर से 1,05,000 की रिकवरी करेगा। 1,00,000 उसके अपने हैं, 5,000 गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। जमा करवाने का तरीका थोड़ा अलग है, वो है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो इसका जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई 5,000 माइनस जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई, उसको बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। बैलेंस जो बचेगा नेट जीएसटी लाइबिलिटी। लिखो जल्दी, क्या लिख रहे हो ऐसा? एक ही बार लिखना है। हो गया? चलो, अकाउंट्स के महापंडित हैं बेटा आप। डिस्ट्रीब्यूटर की जेब से गया कितना है? बोलो। 1,05,000। परचेज अकाउंट में कितना जाएगा? आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं या आप सीए हैं, आपका क्लाइंट डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके अकाउंट्स आप मेंटेन कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की जेब से गया कितना है? 1,05,000। उसका परचेज प्राइस, अकाउंटिंग वर्ड है, लॉ की लैंग्वेज में वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई। कितनी? 1,00,000। टैक्स पेड ऑन परचेजेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। AS2 में भी पढ़ोगे, AS10 में भी पढ़ोगे। परचेज के टैक्स बेटा कॉस्ट का पार्ट नहीं होते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे फाउंडेशन में?
नहीं है, इंटर में है। बोले मैं पूछ रहा हूँ फाउंडेशन में एएस थे या नहीं थे, आपने मना कर दिए, तो मैंने ये बोला है इंटर में होंगे, तो आप कह रहे हो इंटर ही तो है ये। कुछ नहीं, कुछ होता है। परचेज टैक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, टेंशन नहीं लेना। परचेज टैक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है AS2 क्या होता है ये पता ही नहीं, कहाँ लिखा है AS10 क्या होता है पता ही नहीं। अकाउंट्स वाले सर अपने आप पढ़ा देंगे, मुद्दे पे आ। परचेज टैक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, ठीक है जी। सर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के अपने खर्चे होंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर कुछ प्रॉफिट भी कमाएगा। एनजीओ तो है नहीं ऐसे ही बेच देगा बेटा। सब अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट, लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं वैल्यू एडिशन। मैं धीरे धीरे अकाउंट के वर्ड गायब कर दूंगा बेटा, ये परचेज की जगह लिखा करूंगा इनवर्ड सप्लाई, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई। एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा? वैल्यू एडिशन। जो तेरा मन करे बता भाई। डिस्ट्रीब्यूटर आप हैं, कितना कमाएंगे? 1 लाख के ऊपर 10,000। चल कम है वैसे पर ठीक है। इसका सेल प्राइस 1,10,000। एक क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हो, आप नहीं पूछोगे तो मैं आपसे पूछ लूंगा। सर डिस्ट्रीब्यूटर की जेब से गया 1,5 है, वो 1 लाख क्यों रिकॉर्ड कर रहा है? जेब से तो 1,05,000 रुपए गए हैं, 1 लाख भी गए हैं, 5,000 भी गए हैं, गए 1,05,000 हैं, तो परचेज में 1 लाख रुपए वो क्यों रिकॉर्ड कर रहा है? ये क्वेश्चन या तो आप मुझसे पूछोगे, आपने नहीं पूछा तो मैं आपसे पूछ लूंगा बेटा। अभी आउटस्टैंडिंग है जब तक ये लिस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। चलो जी, क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगी? बेइज्जती हो गई। क्या डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर जीएसटी लगती है? यस, हर वो पर्सन जो सप्लाई करेगा सबके ऊपर जीएसटी लगेगी। किस रेट से? 5%। 5500 कितना हो गया? 15,500। डिस्ट्रीब्यूटर ने बेच दिया होलसेलर को। चलो, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से कितना रिकवर करेगा? थोड़ा बोलो बेटा, नहीं नींद आने लग जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से कितना रिकवर करेगा? 1,15,500 इनडायरेक्ट टैक्स है जी, सामने वाले से वो रिकवर करेगा। उसका अपना कितना है? 1,10,000। गवर्नमेंट को कितना जमा करवाना है? 5500। पर कैसे जमा करवाते हैं बताओ जरा, मैं तो भूल जाता हूं बेटा। लॉ सेज बता, आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर कितना टैक्स है? जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। कितना देना आउटपुट के ऊपर? 5500। फिर लो क्या पूछता है ये बता, क्या इनवर्ड सप्लाई के ऊपर कुछ देके आया है? जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई। नहीं नहीं, लो की लैंग्वेज में बोलो, इसके नाम तो बोलो पहले। आईटीसी। अब देखो, क्या ये परचेज के ऊपर कुछ देके आया है? यस, डिस्ट्रीब्यूटर परचेज के ऊपर कितना देके आया है? 5,000। तो ये गवर्नमेंट को कितना जमा कराएगा? अब इसको ऐसे बोलना, लाइबिलिटी तो इसकी 5500 है, 5,000 उसने आईटीसी के थ्रू डिस्चार्ज कर दी, 500 रुपए उसने कैश में देने, उसको 5500 ही है। वो देने का तरीका है। 5,000 उसने क्या यूज कर लिया? आईटीसी। बाकी किस में जमा करा देगा? नगद नारायण। देने 5500 है, कहीं ये मत समझ लेना देने ही 500 हैं। देने उसको 5500 हैं, देने का तरीका है। अगर आईटीसी पड़ा हुआ है तो वो यूज कर लो, पड़ा हुआ है जी, 5,000 वो यूज कर लिया, बैलेंस किस में जमा करा दिया? कैश में जमा करा दिया। तो सिस्टम चलता कैसे है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, खत्म। कब तक जमा कराते हैं ये?
अगले साल की 20 तारीख, तो सॉरी अगले क्वार्टर की 20 तारीख, अगले महीने की 20 तारीख। और अगर नहीं जमा कराया, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। ये आगे के चैप्टर हैं जो मैं यहीं जोड़ रहा हूं। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी, यहीं बोलते रहो, 20 बार बोल लो, याद हो जाएगा अपने आप ही। ठीक, लिखा? सामने स्क्रीन पे देखना, पलक भी मत झपकना। इसका वैल्यू एडिशन कितना है? 10,000। वैल्यू एडिशन के ऊपर अगर जीएसटी लगाएं तो कितनी बनेगी? ये एग्जैक्ट इतनी आएगी। हमेशा बंगाल का काला जादू है बेटा ये हमेशा फिगर इतनी आएगी, ये इसके बराबर आएगी। सर ये तुक्का लगा होगा, अगले में दिखाता हूं होलसेलर में, फिर उसके बाद दिखाता हूं रिटेलर में। ये एग्जैक्ट फिगर उतनी आती है जितनी आपकी क्या आएगी बेटा? नेट जीएसटी लायबिलिटी। इसलिए कई स्टेट में बेटा बोला जाता है जीएसटी इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? एब्सोल्युटली ट्रू। जितना आपका वैल्यू एडिशन है, एग्जैक्ट जीएसटी क्या लगेगा बेटा? आपका उसके ऊपर लगेगा। तुक्का नहीं है ये, अभी आगे भी प्रूव करके दिखाऊंगा बेटा। ये हमेशा क्या आएगा? एग्जैक्ट उतना आएगा। ये इसलिए 10,000 मैंने आपसे पूछा था। अगर मैं खुद अपने आप लेता ना तो आपको लगता मैं कोई फिगर याद करके आया हुआ हूं, इसलिए आंसर टैली हो रहा है। अगली भी वैल्यू एडिशन आप बोलना जो आपका मन करे, 50,000, 70,000, 80,000, 8,750 रुपए, 8,752, कुछ मर्जी बोल देना, एग्जैक्ट आंसर वही आएगा। मतलब जिसने भी ये बनाया है, कितने सालों की रिसर्च हुई होगी कि फिगर इस हिसाब से निकल के आती है कि टैक्स किसके ऊपर लगता है बेटा? आपका वैल्यू एडिशन के ऊपर। इसलिए बोला जाता है जीएसटी इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। ठीक है, बढ़े आगे। केवल एक क्वेश्चन का आंसर आउटस्टैंडिंग रह गया। जेब से गए 1,5 थे तो 1 लाख क्यों रिकॉर्ड करा है? वो भी धीरे धीरे आखिरी तक पहुंचते पहुंचते आपके अपने आप समझ में आ जाएगा। सर रिपीट कर दो डिस्ट्रीब्यूटर वाला। क्या चीज रिपीट करूं बेटा? कितना धीरे धीरे चल रहा हूं मैं यार। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ये जीएसटी लायबिलिटी होती है। ये रिपीट है। 2 चांस हो रहे हैं, मैं टेंशन मत ले। होलसेलर भी है, रिटेलर भी है। और फिर एक क्वेश्चन तुमसे कराऊंगा। चलो आगे, चलो। होलसेलर, क्वेश्चन सुनना, आंसर देना। होलसेलर की जेब से गए कितने हैं? होलसेलर की जेब से गए कितने हैं? 1,15,500। काम आएंगे सारी चीजें अकाउंट्स में, नालायकों। जेब से उसके गए हैं 1,15,500, पर उसका परचेज प्राइस, अब मैं लो की लैंग्वेज लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई 1,10,000। GST paid at the time of purchase is not a part of cost. GST paid at the time of purchase is not a part of cost. क्यों है आखिरी में देखेंगे, अभी पता नहीं, लो में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसके खर्चे और प्रॉफिट। लो की लैंग्वेज बताओ क्या होता है? जो तुम्हारा मन करे वो बताओ। 40,000। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि आप ही सोल्व करेंगे, मैं नहीं करूंगा, आंसर बताना क्या आएगा? 40,000 का 5% 2,000। सोल्व करके देखो, करो, देखो ये बंगाल के काला जादू सीखो बेटा आप भी कि फिगर कैसे सेट होती है। सेल प्राइस 1.5 लाख, जीएसटी 5% 7,500, टोटल सेल प्राइस 1,57,500। होलसेलर ने बेच दिया रिटेलर को। रिटेलर से वो 1,57,500 लेगा, 157,500। 1.5 लाख उसके अपने। गवर्नमेंट को कितने जमा कराने हैं? 7,500। पर जमा करवाने का तरीका है, क्या तरीका है? जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। कितनी है?
आउटवर्ड सप्लाई पे 2000 नहीं है, रट्टू तोते हैं नालायक, सीधा आंसर ही याद कर लिया। आउटवर्ड सप्लाई पे 7500 माइनस आईटीसी, क्या परचेज के ऊपर ये कोई टैक्स देके आया है? हाँ सर 5500। बाकी जो बच गया नेट जीएसटी लायबिलिटी कितनी? 2000। कब तक जमा करानी है? अगले महीने की 20 तारीख तक। नहीं करवा पाया तो कोई नहीं, खाते कमाते दे देना। इंटरेस्ट 18% के हिसाब से, ठीक है? चेक करना। GST is a tax on value addition. Yes, statement is absolutely true. अमित भाई अब समझ में आ गया? चलो शुरू हो जाओ। रिटेलर की जेब से गए 157,500 हैं, पर बेटा वो अपना परचेज प्राइस कितना रिकॉर्ड करेगा? 1.5 लाख। टैक्सेस पेड इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। चलो उसके बाद उसके अपने खर्चे, जो मन करे वो बोलो। 50,000, 50,000 राउंड फिगर हो जाएगी, चल ले ले भाई। क्या आंसर आएगा? 2500। 50,000 का 5% निकालो। सेल प्राइस 2 लाख, जीएसटी 5%, 10,000, टोटल सेल प्राइस 2,10,000। रिटेलर किसको बेचेगा? शुक्र है, रिटेलर मैन्युफैक्चरर को बेच देगा और ये आपस में खुश होते रहते होंगे, एक साइकिल चलती रहती होगी। कंज्यूमर स्यापा खत्म। रिटेलर कंज्यूमर से कितने लेगा? 2,10,000। गवर्नमेंट को जमा कराने हैं 10, जमा कराओ। जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई कितनी? माइनस, सीधा क्रक्स लिख रहा हूँ अब, आईटीसी समझ जाओगे ना क्या मतलब है इसका? जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई कितनी थी? चेक करो। वैल्यू एडिशन कितना है? तो मैं बोल सकता हूं जीएसटी इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। आज का की सेंटेंस है बेटा, ये व्हाट्सएप डीपी होनी चाहिए आपकी। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन।
एक चीज और दिखाऊं, मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया? नेट लायबिलिटी बताना, नेट 5,000। डिस्ट्रीब्यूटर ने गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया? नेट वाली बता रहे हैं आप, 500। होलसेलर ने और रिटेलर कितना? टोटल करना, टोटल रिवेन्यू टू गवर्नमेंट कितना? 10,000। सामने स्क्रीन पे ध्यान देना, ये हमेशा इसके बराबर आएगा। सर ये तुक्का लगा है पक्का। अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा, रेट भी चेंज करेंगे, कहीं आपको ये भी लग सकता है कि 5% पे टैली होता होगा, 18 या बेटा 40 पे टैली नहीं होगा। अब उस पर भी टैली कराता हूं। वैट में क्या होता था थोड़ा सा समझाता हूं, आपके डिफरेंस समझ में आएगा। वैट में बेटा कुछ आर्टिकल होते थे फर्स्ट पॉइंट लेवी, कुछ आर्टिकल होते थे लास्ट पॉइंट लेवी। एक बार सुनने पे ध्यान दो ऊपर। वैट में मान लो एक ये गुड्स है, एक ये गुड्स है, इसको रखते थे फर्स्ट पॉइंट लेवी पे, इसको रखते थे लास्ट पॉइंट लेवी पे। इसका क्या मतलब होता है? फर्स्ट पॉइंट लेवी का मतलब सबसे पहले बार जो होगा बेटा आपका सप्लाई चेन में, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। सबसे पहली बार कौन होता था जी? मैन्युफैक्चरर। उसके ऊपर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा, बाकी किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये पेन वैट के जमाने में अगर फर्स्ट पॉइंट लेवी में था, इसका क्या मतलब है बेटा? मैन्युफैक्चरर के ऊपर वैट लगेगा, बाकी के ऊपर वैट नहीं लगेगा। और अगर ये वाला माउस बेटा आपका लास्ट पॉइंट लेवी में था, इसका क्या मतलब होगा? जो चेन में सबसे लास्ट में आएगा, चेन में सबसे लास्ट में कौन आता है बेटा? रिटेलर। उसके ऊपर टैक्स लगेगा, बाकी के ऊपर क्या नहीं लगेगा साहब? टैक्स नहीं लगेगा। वैट मल्टी पॉइंट लेवी नहीं था, जैसे जीएसटी मल्टी पॉइंट लेवी है। मैन्युफैक्चरर के ऊपर भी लग रहा है, होलसेलर के ऊपर भी लग रहा है, रिटेलर के ऊपर भी लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर भी लग रहा है। वैट में क्या होता था बेटा? या तो फर्स्ट पॉइंट लेवी या लास्ट पॉइंट लेवी। फर्स्ट पॉइंट लेवी में कौन फंसता था? मैन्युफैक्चरर। लास्ट पॉइंट लेवी में कौन फंसता था बेटा आपका? रिटेलर। और रिवेन्यू गवर्नमेंट को, वैट के बारे में बात कर रहा हूं बेटा, मैन्युफैक्चरर के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करना आसान होता है। पेप्सी से समझो ना बेटा, पेप्सी एक ही मैन्युफैक्चरर है, बेचने वाले लाखों हैं यार, लाखों मींस लाखों। हर गली कोने पे मिल जाएंगे इसके डीलर, छोटे मोटे दुकानदार भी सोल्ड आउट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट काम आसान करने के लिए मैन्युफैक्चरर के ऊपर क्या लगा देती थी? वैट लगाती थी। एडवांटेज क्या था? बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, कंट्रोल करने में आसानी है। नुकसान क्या होता था बेटा? रिवेन्यू कम होता था। मैन्युफैक्चरर का सेल प्राइस कम होगा ना एज कंपैरिजन टू रिटेलर। रिवेन्यू क्या आता था बेटा? कम आता था। इस चीज से परेशान होकर वो किस में लेके आए? वैट के जमाने की बात कर रहा हूं बेटा मैं। वैट में किस में लेके आ गए? वो लास्ट पॉइंट लेवी। लास्ट पॉइंट लेवी में गवर्नमेंट को एडवांटेज क्या होती थी? रिवेन्यू गवर्नमेंट को क्या आएगा बेटा? ज्यादा आएगा। पर दिक्कत क्या पड़ती थी? लाखों रिटेलर बैठे हैं यार, एक एक के ऊपर कंट्रोल क्या करना पड़ता था? एक्सरसाइज करना पड़ता था। टैक्स इवेड कर जाते थे वो। लफड़ा ही खत्म कर दिया बेटा जीएसटी ने। जीएसटी फर्स्ट पॉइंट लेवी है, लास्ट पॉइंट लेवी है या मल्टी पॉइंट लेवी है? बोलो, ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आएंगे बेटा। जीएसटी फर्स्ट पॉइंट लेवी है, लास्ट पॉइंट लेवी है या मल्टी पॉइंट लेवी है? आंसर से पहले इसका मतलब बताओ। फर्स्ट पॉइंट लेवी का मतलब मैन्युफैक्चर, जो फर्स्ट पॉइंट पे आएगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। लास्ट पॉइंट लेवी, जो लास्ट में आएगा रिटेलर, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। मल्टी पॉइंट लेवी, जो जो सप्लाई कर रहे हैं सबके ऊपर क्या लगेगा बेटा? टैक्स लगेगा। तो जीएसटी क्या चीज है बेटा? लास्ट पॉइंट लेवी। और मैं बोल सकता हूं जीएसटी मल्टी पॉइंट लेवी। और मैं बोल सकता हूं बेटा जीएसटी में गवर्नमेंट को उतना ही रिवेन्यू आता है जितना लास्ट पॉइंट लेवी में आता था। समझ में आए तो हाँ करना, अदरवाइज हाँ मत करना। दोबारा धीरे धीरे बोलता हूं, इससे किताबी ज्ञान से बाहर निकलते हैं, नहीं आप इसी को देखते रहोगे। चल जा भाई। अच्छा ये वाला है। 3 टाइप के लेवी होते हैं। फर्स्ट पॉइंट लेवी,
लास्ट पॉइंट लेवी, मल्टी पॉइंट लेवी। फर्स्ट पॉइंट लेवी वो पोजीशन होती है जो चेन में, डिस्ट्रीब्यूशन चेन में सबसे पहले आएगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा, दैट इज मैन्युफैक्चरर, बाकी के ऊपर नहीं लगेंगे। एडवांटेज क्या होती है बेटा? बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, नंबर वाइज कम होते हैं। ड्रॉबैक क्या होती है? लेसर रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, क्योंकि उनका सेल प्राइस कंपैरेटिवली क्या होगा? कम होगा। दूसरा क्या होता है बेटा आपका? लास्ट पॉइंट लेवी, जो चेन में सबसे आखिरी में आएगा उससे गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स रिकवर करेगी। रिटेलर, एडवांटेज क्या होती है बेटा? हायर रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। ड्रॉबैक क्या होता है? ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ह्यूज टैक्स इवेजन। हर गली के कोने में बैठे हैं बेटा, कहां तक इनके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे। और तीसरा क्या होता है बेटा आपका? मल्टी पॉइंट लेवी, हर वो पर्सन जो सप्लाई करेगा सबके ऊपर क्या लगेगा बेटा? टैक्स लगेगा। तो पहला क्वेश्चन ये था, जीएसटी इनमें से क्या है? मल्टी पॉइंट लेवी। और दूसरा जो मैं बोल रहा हूं बेटा, जीएसटी में गवर्नमेंट को उतना ही रिवेन्यू आता है जितना लास्ट पॉइंट लेवी में आता। अगर यही लास्ट पॉइंट लेवी होती तो हम किससे टैक्स लेते? रिटेलर से। कितना लेते? 10,000। तो दो स्टेटमेंट याद रखना। पहली स्टेटमेंट, जीएसटी क्या है बेटा? मल्टी पॉइंट लेवी। और दूसरा पॉइंट, जीएसटी में गवर्नमेंट को उतना ही रिवेन्यू आता है जितना लास्ट पॉइंट लेवी में आता। लास्ट पॉइंट लेवी ऑफ वैट। नहीं आया? पक्का? लिख लें 2 लाइन। पहले तो ये रिवेन्यू लिख लो, मैन्युफैक्चरर से कितना, डिस्ट्रीब्यूटर से कितना, होलसेलर से कितना, रिटेलर से कितना। बोल बेटा। वैट फर्स्ट पॉइंट लेवी था, लास्ट पॉइंट लेवी था। अभी बोला ना बेटा, वैट में दोनों थे, कुछ गुड्स रखी हुई थी वैट में, इनफैक्ट तीनों थे। फर्स्ट पॉइंट लेवी भी था, लास्ट पॉइंट लेवी भी था, मल्टी पॉइंट लेवी भी था, गुड्स बटी हुई थी। जैसे रेडीमेड गारमेंट लास्ट पॉइंट लेवी पे आता था, टेक्सटाइल कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट नहीं, साड़ी हो गई जैसे बेटा, वो फर्स्ट पॉइंट लेवी पे आती थी। और कुछ आइटम ऐसी थी जो मल्टी पॉइंट लेवी पे आती थी। वैट में तीनों थे। जीएसटी में कौन सा है? केवल एक, मल्टी पॉइंट लेवी। पहले ये लिखना, रिवेन्यू टू गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चरर से 5, डिस्ट्रीब्यूटर से 500, होलसेलर से 2000, रिटेलर से 2500। अब यहां नोट डाल दो बेटा। जीएसटी इज मल्टी पॉइंट लेवी टैक्स। यार इस मल्टी पॉइंट का मतलब लिख लेना, नहीं रिवीजन के टाइम मुझे परेशान करोगे। क्या मतलब है? हर स्टेज पे टैक्स लगेगा। मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, जो भी नालायक सप्लाई करेगा सबको धर लो। जीएसटी इज मल्टी पॉइंट लेवी टैक्स। ओके है? दूसरा, revenue to government under GST is equal to revenue to government under last point levy of VAT. तो देखा जाए तो वैट में ये भी कमी थी बेटा। फर्स्ट पॉइंट लेवी केवल मैन्युफैक्चरर ही फंस रहा है, बाकी नहीं फंस रहे। लास्ट पॉइंट लेवी केवल रिटेलर फंस रहा है, बाकी टैक्स नहीं दे रहे। जीएसटी में सबकी चपेट पड़ रही है, सबको ही टैक्स देना है ना। अब पूछो बेटा 1 बाय 1, इसमें कोई भी क्वेरी
और एक एग्जाम्पल अब आप ट्राई करना, मैं खाली फिगर दूंगा बस। रेट ऑफ जीएसटी भी चेंज कर लेते हैं, वैल्यू भी चेंज करते हैं। पहले इसमें कोई क्वेरी? अच्छा, वो क्वेश्चन रह गया, उसका आंसर देना। परचेज का टैक्स कॉस्ट का पार्ट क्यों नहीं होता? रिफंड कौन दे रहा है? तो रिफंड क्यों बोल रहा है भाई उसको? सामने स्क्रीन पे ध्यान दो, लॉजिक से समझाता हूं। लिख लिया? अगर ये 1,00,000 की जगह 1,05,000 ले लेता, एक बार गलत पढ़ा रहा हूं, 1,00,000 की जगह अगर ये 1,05,000 यहां ले लेते तो यहां पर कितना हो जाता बेटा? 1,15, और उसके ऊपर फिर जीएसटी लगती, फिर टैक्स ऑन टैक्स हो जाता। दोबारा सर, अगर 1,00,000 की जगह हम इसमें 1,05,000 ले लेते, परचेज वाला टैक्स भी ले लेते, तो कहीं ना कहीं फिर वो सेल प्राइस में नजर आता। सेल प्राइस में अगर नजर आता फिर उसके ऊपर क्या लगता है? जीएसटी लगता। जीएसटी लगता तो उसके ऊपर क्या हो जाता बेटा? टैक्स के ऊपर क्या हो जाता है? टैक्स हो जाता। लो ने स्टेप ही खत्म कर दिया, कॉस्ट में मत जोड़ो, नहीं तो जहां से बन के चले थे फिर वहीं पहुंच जाएंगे। लेमैन की लैंग्वेज में बोल देते हैं, क्योंकि आईटीसी मिल रहा है। लॉजिक अगर समझे, अगर नहीं करते तो क्या हो जाता बेटा आपका? फिर दोबारा कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता, क्योंकि परचेज वाला प्राइस कहीं ना कहीं सेल में नजर आएगा ना बेटा। नहीं आ रहा सर? आ गया। चलूं? एक एग्जाम्पल अब आप ट्राई करो। रेट ऑफ जीएसटी बोलो, बोल भाई जो तेरा मन करे। 18%। मैन्युफैक्चरर से शुरू करते हैं। इसका सेल प्राइस 5,00,000, इसने बेच दिया, अपने आप देखना जीएसटी वीएसटी जोड़ के, डिस्ट्रीब्यूटर को सीधा सेल प्राइस दे दूं? $8,00,000, इसने बेच दिया किसको? होलसेलर को। होलसेलर किसको बेचेगा? होलसेलर को बेचेगा, वो आपस में टाइम पास करते रहेंगे। नालायक। रिटेलर चुप रहो, तुम नकल मारने पे ध्यान दो। फिर लिखते रहना परचेज प्राइस, वैल्यू एडिशन, मैं सीधा सेल प्राइस देता हूं। कुछ भी ले लो यार, बड़ी बड़ी फिगर लो। 20,00,000। चलो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ हाँ, ऊपर से दिखाता हूँ। लो जी, यहां से चलो। सर मतलब जीएसटी बेस्ट है, यस। और ये सब चीजें ना भी हो यार, सीए के लिए तो वैसे ही बेस्ट है। वैट के जमाने में मल्टीपल पढ़ना पड़ता था, क्लाइंट छोड़ा नहीं जाता था, पढ़ो बैठ के। अब कम से कम ये जीएसटी पढ़ो, पूरे इंडिया में कहीं का भी क्लाइंट हो। बोल भाई, थोड़ा नीचे ले भाई। डिस्ट्रीब्यूटर का सेल प्राइस 8,00,000। अब की बार मैंने सेल प्राइस दिया है तो बैलेंसिंग फिगर आएगी, वैल्यू एडिशन। हाँ तुम रट्टू तोते हो, कहीं तुम्हें लगे क्वेश्चन ये अधूरा है, वैल्यू एडिशन तो दिया ही नहीं। सेल प्राइस दे दिया ना, इससे ऊपर करो। 9,00,000 लो, लिफ्ट मैंने बना रखा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जल्दी करो।
सर ऊपर के 3 पॉइंट शो कर दो। ऊपर के 3 पॉइंट कौन से हैं भाई? पॉइंट ही 2 हैं। लाइक सर ऊपर कर, इतना क्यों झुक रहा है? क्या कर रहे हैं? चेक तो करूं मैं। बोले मैं नहीं कर रहा। कितना था? 9 लाख था ना? होलसेलर तक पहुंच भी गए तुम? क्या भाई घर से करके आए हो क्या? कोई शॉर्टकट मत ले लेना, एक एक चीज का नाम जरूर लिखना। कहीं मैथमेटिकल फिगर फिट कर रहे हो बस, पाप लगेगा तुम्हें। 4 महीने का रिस्क है। ये सर सेल प्राइस है, इंग्लिश में लिखा तो है सेल प्राइस, टाइम पास कर रहे हैं। वो अपने आप ही पूछ लेगा वो। सर होलसेल में सेल प्राइस कितना है? 12 लाख रुपए बेटा। जैन साहब 12 लाख। रिटेलर का भी लिख लो 20 लाख। नहीं दुखी करोगे तुम मुझे। वो चेक भी करना, वैल्यू एडिशन पे टैक्स बन रहा है नहीं बन रहा है, सारे ड्रामे करना। और साफ सुथरा नीट एंड क्लीन मैं चेक करूं जरा, नालायक कर क्या रहे हैं, कहीं खाली मैथमेटिकल फिगर फिट कर रहे हो। हाँ गुड, शाबाश। एग्जाम में पता है ना, एब्रीविएशन यूज मत करना। एसपी का मतलब सुल्तानपुरी भी होता है। एग्जाम में फुल फॉर्म लिख के आनी है भाई, ये तो मैं क्लास के लिए कर रहा हूँ। नालायक ओएस, आउटवर्ड सप्लाई को ओएस लिख रहे हैं। सोल्व कर भाई। कैलकुलेटर कहाँ तेरा? कैलकुलेटर कहाँ है? साफ साफ लिख, मेरे जैसे लिखता है तू। अच्छा बिना कैलकुलेटर ही कर रहा है तू? तू बेटा मुझे देख के शुरू हुई है ना, ईमानदारी से बता। अभी तेरा मैन्युफैक्चर ही हुआ है बेटा। 3 घंटे का पेपर होता है, घर पे लाने नहीं देते पेपर। ओ भाई सीट पे मत बैठा करो यार, ये पिलर अड़ जाता है, मैं तुम्हें देख ही नहीं पा रहा। उधर बैठना। मे आई हेल्प यू? समझ आ रहा है? गुड। साफ लिख। ये रजिस्टर बेटा मोटे मोटे रजिस्टर बना ले, ये 8-10 भर जाएंगे, मजाक नहीं कर रहा मैं। अच्छा हाँ ये रजिस्टर ठीक है भाई, तेरी राइटिंग भी ठीक है। 5 नंबर तुझे एक्स्ट्रा। चेक हो रहा है? वो और चेक कर, लास्ट पॉइंट लेवी। हरियाणा से? हाँ। कहाँ से? चलो जिन जिन का सॉल्व हो गया मुझे आंसर दो।
टोटल रेवेन्यू टू गवर्नमेंट कितना आ रहा है? 3,60,000। चेक करते हैं हम। चलो भाई हेल्प करो। मैन्युफैक्चरर 5 लाख का सेल प्राइस, जीएसटी लगेगी क्योंकि मल्टीपाइंड लेवी होता है 90,000। टोटल सेल प्राइस 5,90,000। डिस्ट्रीब्यूटर से 590 लेगा, गवर्नमेंट को जमा कराएगा। जमा कराने का तरीका, जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई 90 माइनस जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई। दुनिया वाले इसे किस नाम से बोलते हैं? आईटीसी। एच नहीं होता तो ले लेते। नेट जीएसटी लायबिलिटी। ऊपर ध्यान दो और एक दो चीजें सिखाता हूं। ऊपर ध्यान दो। मैन्युफैक्चरर 3 काम करेगा। अगले महीने की 11 तारीख को जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देगा। अगले महीने की 20 तारीख को जीएसटीआर 3 भी फाइल करेगा, रिटर्न फाइल करेगा। और अगले महीने की 20 तारीख को ही ये टैक्स जमा कराएगा। हर पर्सन को 3 काम करने होते हैं। बोलना, अगले महीने की 11 तारीख को क्या देगा वो? जीएसटीआर। ये लिखना मत बेटा, ये जब चैप्टर आएगा वहां देखेंगे, पर उस चैप्टर से पहले मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा। इसे 3 काम करने हैं। पहला, अगले महीने की 11 तारीख को, नाम बोलो, जीएसटीआर 1। सर इसमें क्या चीज की डिटेल जाती है? आउटवर्ड सप्लाई, केवल सेल की डिटेल जाती है। अगले महीने की 20 तारीख तक जीएसटीआर 3 भी, वो जीएसटी रिटर्न होती है, सेल परचेज सबकी इंफॉर्मेशन जाती है। और 20 तारीख तक ही क्या करेगा बेटा? ये टैक्स जमा करवाएगा। अगर नहीं करवा पाया 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट। कंफर्टेबल? 2-3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा बेटा। चलो जरा, डिस्ट्रीब्यूटर की जेब से गया कितना? 590। पर इसका बेटा टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। रीजन, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। सेल प्राइस दे रखा है तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? वैल्यू एडिशन। अब की बार सेल प्राइस गिवन है ना। चलो जीएसटी लगाओ इसके ऊपर। 1 मिनट रुक जाओ। 18 जा 144। सही से बताइए भाई, कसम है तुझे। डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से 944 लेगा, गवर्नमेंट को जमा कराओ जल्दी जल्दी। जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई कितनी सी? 144 सी। आईटीसी कितना सी पाई? 90,000। नेट जीएसटी लायबिलिटी 54,000। चेक करना जरा। हैंड्स प्रूव्ड। 1 मिनट बेटा, ये 3 लाख कहां से आया? मैं ये नहीं पूछ रहा 3 लाख क्या है, ये आया कहां से? क्वेश्चन में तो गिवन ही नहीं था। शुक्र है, सेल प्राइस गिवन था ना भाई, तो अब की बार वैल्यू एडिशन निकल के आ जाएगा। बस चेक कर रहा था मैं, नींद में तो नहीं हो तुम। चलो, होलसेलर वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई बोलो। सेल प्राइस दे रखा है तो इसका वैल्यू एडिशन 12 लाख। इसके ऊपर जीएसटी 18%, 216। चलो टोटल 1416। जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई कितने? 2,16,000 माइनस
ITC 144, नेट GST लाइबिलिटी 72,000। टिप रिकॉर्डर बजाओ। होलसेलर को कितने काम करने हैं? 3। पहला, अगले महीने की 11 तारीख को GSTR 1, क्या चीज़ होती है ये? डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। अगले महीने की 20 तारीख तक GSTR 3B, ये क्या चीज़ होती है बेटा? रिटर्न। सेल परचेज दोनों की इंफॉर्मेशन जाती है। 20 तारीख को ये टैक्स जमा करवाना होता है, लेट हो गए, इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम। ठीक है भाई। रिटेलर अकाउंट की लैंग्वेज में बोलते हैं परचेज प्राइस कितना भाई? सेल 20 है तो इसका वैल्यू एडिशन 8 लाख, GST 18%, तो इसका GST पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई 360 माइनस ITC 2 लाख, नेट GST लाइबिलिटी 144। 3 काम करेगा बेटा ये। 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ को अगले महीने की 20 तारीख को GSTR 3B। चैप्टर हैं ये सब। पेमेंट ऑफ टैक्स कब होगी? मत बोलो। पेमेंट ऑफ टैक्स ऐसे ही जब चैप्टर आएगा वहाँ डिटेल में लूँगा। अभी एक आइडिया रहे कि मोडस ऑपरेंडी क्या होती है GST की, चलता कैसे है ये। महीने की परचेज, महीने की सेल मंथ एंड पे सेट ऑफ कर देते हैं। 11 तारीख तक GSTR 1 फाइल कर देते हैं, 20 तारीख तक 3B फाइल कर देते हैं और 20 तारीख को ही टैक्स जमा करवा देते हैं। वो चेक तो करो जरा, रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, टोटल रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। मैन्युफैक्चरर से नेट वाला बता रहे हैं आप, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर से और रिटेलर से 140। बोलो 3 लाख। चेक करो रिटेलर का भी टैक्स ये बन रहा होगा, ये आ रहा है। सर GSTR 1 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ से पहले करवा सकते हैं क्या? करवा सकता है भाई, 11 लास्ट डेट है। तू कह रहा है जी मैं तो 10 को करूंगा, कर ले। 20 लास्ट डेट है, मैं तो 19 को करूंगा, कर ले। सर मैं लेट हो गया, 21 को करना चाहता हूं, कर ले। मैं तो ड्यू डेट पढ़ा रहा हूं ना भाई। पूछो। सर एक 40 वाला भी करवा के दिखाना। कराऊं? मैं कराता भी नहीं, वैसे ही पूछ रहा। समझ में आ गया ना यार, कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। और बाकी तो मैथमेटिक्स है, कैसे मर्जी घूमते रहो। कहने का मतलब ये तुक्का नहीं लग रहा है, ये लॉ है ये। पूछो कौन सा पॉइंट रिपीट करूं बेटा, बोलो। नहीं आगे लेके चलता हूं जरा।
ये अपना पहला चैप्टर खत्म हो गया बच्चे, बेसिक्स ऑफ जीएसटी।